सभी साथियों का नमस्कार। मैं राहुल गुदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लाइव सेशन में जुड़ रहे सभी मेरे प्रिय साथियों को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। चलिए भाई, कल की क्लास में हमने ट्रेनिंग लोड या फिर प्रशिक्षण भार प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। उसी क्रम के अंदर ये दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसको मैं एक बार फटाफट आपके साथ शेयर कर देता हूं या फिर रिवीजन के रूप में हम उसको देख लेते हैं। कल हमने देखा कि ट्रेनिंग लोड क्या होता है। ट्रेनिंग लोड को हमने परिभाषित किया कि ये एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मांग है जो ट्रेनिंग के माध्यम से या फिर एक खिलाड़ी को अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ी को दी जाती है। और जब आप ट्रेनिंग लोड के दौरान या फिर ट्रेनिंग लोड आपको दिया जाता है तो आपके शरीर में अस्थायी गड़बड़ एक बार होती है होम्योस्टेटिस के अंदर, लेकिन बाद में पुनः वो ठीक हो जाती है क्योंकि शरीर उसका अभ्यस्त हो जाता है। फिर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमने अध्ययन किया था कि ट्रेनिंग लोड को या फिर भार प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने के अंदर हमने दो कारक के बारे में अध्ययन कल की क्लास में कर लिया था। पहला था इंटेंसिटी, जिसको आप तीव्रता बोलते हैं, और दूसरा था डेंसिटी, जिसको आप भार घनत्व बोलते हैं। कौन कौन से और कारक हैं उनको भी हम साथ में देख लेते हैं। तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन यानी कि वॉल्यूम। में आयतन को बार बार कुल मात्रा बोल रहा था। आयतन शब्द एक बेहतर विकल्प है वॉल्यूम का। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कल की क्लास के अंदर जिनका हमने अध्ययन कर लिया उनके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ। तीव्रता के साथ तीव्रता के बारे में और डेंसिटी के बारे में हमने इंटेंसिटी और डेंसिटी दोनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम आयतन यानी कि वॉल्यूम के बारे में, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, और गतिविधियों की गुणवत्ता या फिर हम क्वालिटी ऑफ मूवमेंट के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे एक बात यहां पर और ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात या फिर एक जो कुंजी है यहां पर वो ये है कि इनके आपस में संबंध कैसे होंगे। तीव्रता, जितनी भी चीजें यहां पर आप देख रहे हैं, हर चीज को बढ़ाने से ट्रेनिंग मुश्किल होगी। हर चीज को बढ़ाने से मानव शरीर के ऊपर या फिर खिलाड़ी के शरीर के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा या फिर उसके लिए वो कार्य करना मुश्किल हो जाएगा, ट्रेनिंग मुश्किल हो जाएगी। तो हर एक चीज को बढ़ाएंगे, तीव्रता को बढ़ाया, क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ा दिया आपने, मुश्किल हो गई चीजें। दर को बढ़ा दिया, मुश्किल हो गई। आयतन, आपने कुल किए गए कार्य की सीमा को या फिर मात्रा को बढ़ा दिया तो चीजें मुश्किल हो गई हैं। डेंसिटी, आपने चीजों को ज्यादा सघनता के साथ रख दिया है, वहां पर डेंस कर दिया है वहां पर एक्सरसाइज को, तो खिलाड़ी के लिए मुश्किल हो गई है। आवृत्ति, एक दिन के अंदर खूब सारे ट्रेनिंग सेशन, 2 या 3 ट्रेनिंग सेशन आपने रख दिए हैं तो चीजें मुश्किल हो जाएगी खिलाड़ी के लिए। गतिविधियों गुणवत्ता, गतिविधियों की गुणवत्ता बढ़ाने से, गतिविधियों की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाएगी कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरा अपना दिमाग, पूरा शारीरिक 100% इंटेंसिटी के साथ आप करते हैं। कई चीजें ऐसी होती है कि एक बार मान लीजिए कि आपको नॉर्मल पास देने हैं और कुछ पास ऐसे हैं कि जो पास देने हैं उसके साथ आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है और देखना है कि कौन खिलाड़ी कहां पर है। वहां पर आपकी मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, खूब दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ अभ्यास ऐसे भी होते हैं, तो वहां पर गतिविधियों की गुणवत्ता है। इन चीजों के अंदर जब इनको बढ़ाएंगे तो ट्रेनिंग मुश्किल होगी। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किसको बढ़ाएंगे, तो अब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटाना ही पड़ेगा। आमतौर पर जो एक प्रश्न पूछा जाता है वो तीव्रता और आयतन के बारे में पूछा जाता है। इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो विपरीत अनुपाती है या फिर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि एक को बढ़ाया जाएगा तो दूसरे को कम करना अनिवार्य हो जाएगा, या एक को बढ़ाने के बाद दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग फिर ओवरलोड की तरफ आपको ले जाने लग जाएगी। चलिए, भार को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 नंबर पर हम आयतन या फिर वॉल्यूम को पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम का मतलब है प्रशिक्षण सत्र में किया गया कुल कार्य है। यहां पर प्रशिक्षण सत्र लिखा है, एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान, यानी कि एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान किया गया कुल कार्य है कि आपने कितना कार्य किया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि आप 5 किलोमीटर की बजाय अगर 6 किलोमीटर भागे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अधिक कार्य किया है। संपूर्ण दौड़ने में तय की गई दूरी, दोहराव। अब यहां भी जैसे वहां पर हम कुछ चीजों को देख रहे थे, वहां पर दर को देख रहे थे, अवधि को देख रहे थे, रिदम को देख रहे थे, तो यहां भी हम कुछ चीजों को देखने वाले हैं। जैसे तय की गई कुल दूरी हो जाएगा, दोहराव की कुल संख्या हो जाएगा, गतिविधि की कुल अवधि मात्रा है, अवधि गतिविधि कुल अवधि या फिर मात्रा है। इन 3 चीजों से हम देखते हैं कि वॉल्यूम या फिर
आयतन जो है वो कितना एक सत्र के दौरान रहा है। तीव्रता की तरह काम की मात्रा भी इष्टतम होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी पर वांछित प्रभाव उत्पन्न हो सके। काम की मात्रा भी इष्टतम होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी के ऊपर, जब आप इंटेंसिटी को देखते हैं कि इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है या फिर कितनी इंटेंसिटी, उसी तरह से जो कुल कार्य आपने किया है सत्र के दौरान उसकी मात्रा भी इष्टतम होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। जितनी तीव्रता है उसके संतुलन के हिसाब से आप देखिए कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए और इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की तरफ देखकर आयोजित किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को आपने ज्यादा कर दिया, एक को बहुत कम कर दिया, या दोनों को बहुत ज्यादा कर दिया। वहां पर बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी खिलाड़ी के ऊपर वांछित प्रभाव उत्पन्न हो सकेगा जिससे वो इंप्रूव करेगा। जैसे सहन शक्ति के विकास के लिए व्यक्ति को लगातार दौड़ते रहना चाहिए। यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि एक खिलाड़ी है जो एंड्योरेंस के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर जिसका जो इवेंट है वो 1500 मीटर या फिर 3000 मीटर है। अब उस खिलाड़ी को क्या करना होगा, उस खिलाड़ी को लंबी दूरी तक दौड़ना होगा। अगर 100 मीटर का खिलाड़ी है तो उसको आवृत्ति, या फिर उसको अगर 100 मीटर की स्प्रिंट लगा रहा है वो एक सेशन के अंदर, अगर वो 5 स्प्रिंट लगा रहा है तो वहां पर आप उसको 10 स्प्रिंट लगवा सकते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह से जिम के अंदर स्ट्रेंथ के लिए आप कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहा है तो आप उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, आयतन को बढ़ाने के लिए, जहां पर वो 4 एक्सरसाइज करने वाला था वहां पर उसको 6 एक्सरसाइज करवा सकते हैं, तो उसकी वॉल्यूम के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप बात करें जहां पर व्यक्ति थ्रो कर रहा है, तो व्यक्ति 5 थ्रो जो कर रहा था 5 की जगह वो 8 थ्रो करे तो उसकी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम के अंदर या फिर कुल किए गए कार्य के अंदर हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। और एक चीज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि तीव्रता और आयतन दोनों एक दूसरे के विपरीत अनुपाती हैं। यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। एक प्रशिक्षण सत्र के बाद या फिर एक प्रशिक्षण सेशन के बाद दूसरा सेशन कितने समय बाद आ रहा है। आवृत्ति केवल प्रशिक्षण सत्रों की संख्या है, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह इत्यादि में व्यक्त किया जाता है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम ये बात देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर व्यक्ति कितनी बार ट्रेन कर रहा है, एक महीने में कितनी बार ट्रेन कर रहा है, एक हफ्ते में कितनी बार ट्रेन कर रहा है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, एक सामान्य खिलाड़ी है, उसके बाद जैसे जैसे खिलाड़ियों का लेवल बढ़ता जाएगा ट्रेनिंग सेशंस ऐड ऑन होते जाएंगे, यानी कि वो एक दिन के अंदर 2 बार 3 बार अभ्यास करना शुरू कर देगा। जैसे ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ए बिगनर, जो नौसिखिया व्यक्ति है जो अभी शुरुआत कर रहा है, 3 से 5 ट्रेनिंग पर वीक, या तो 3 बार या 5 बार एक सप्ताह के अंदर वो ट्रेनिंग सेशंस रखेगा। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी फॉर एन इंटरमीडिएट लेवल स्पोर्ट्समैन, जो बीच के लेवल का एक एथलीट है उसके लिए कितना रहेगा, 6 से 8 ट्रेनिंग यूनिट्स पर वीक। एक सप्ताह के अंदर 6 से 8 ट्रेनिंग सेशन उसके लिए होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि रविवार के दिन अवकाश दिया जाता है तो 6 ट्रेनिंग सेशन और 2 ट्रेनिंग सेशन हफ्ते में कहीं आपको और एडजस्ट करने हैं। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी फॉर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्समैन, जो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, उनको एक सप्ताह में 8 से 12 बार ट्रेनिंग यूनिट्स दी जाएंगी, यानी कि सुबह और शाम दोनों समय उनको अभ्यास करवाना पड़ेगा, तभी उनके लिए रिजल्ट वहां पर आए। क्योंकि शरीर इतना परिपक्व हो चुका है वहां पर कि अब वो छोटे लोड को या फिर बहुत कम उसको कार्य करवाया जाएगा, फिर जितना भी कार्य करवाया जाएगा उसको वो एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है। तो अगर शरीर इतना, आप कह सकते हैं कि ढीठ हो चुका है, शरीर इतना मजबूत हो चुका है कि वो हर ट्रेनिंग लोड को समायोजित कर ले रहा है, तो आपको ट्रेनिंग लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने से आप फिर दोबारा वांछित प्रभाव उत्पन्न कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्यों जरूरी है, या फिर यहां पर आप जब एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर अधिकतम जो कार्य करवा सकते हैं वो करवा लेते हैं, तो फिर आप ट्रेनिंग सेशन जोड़ते हैं, फिर आप आवृत्ति बढ़ा देते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि खिलाड़ी रिकवरी जब कर लेता है तो उसके बाद अगले ट्रेनिंग सेशन के अंदर ज्यादा समय जो है वो नहीं लगना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फिर बात आता है गतिविधियों की गुणवत्ता। गतिविधियों की गुणवत्ता, भार का कम या ज्यादा होना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कराए जा रहे व्यायाम कितने मुश्किल हैं, या वे खिलाड़ी से किस प्रकार का शारीरिक व मानसिक योग्यता चाह रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप टेस्ट देने बैठते हो, एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि आप टेस्ट देने बैठते हो, उस टेस्ट के अंदर एक विद्यार्थी के पास 100 सवाल हैं, दोनों पीटीआई के विद्यार्थी हैं, दोनों 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी के पास सवाल जो है वो 100 सवाल है, आपके पास 50 सवाल है।
अब आपके पास जो 50 क्वेश्चन है ना वो बहुत ही मुश्किल लेवल के हैं, और जिसके पास 100 सवाल हैं वो बहुत ही आसान लेवल के, सिर्फ तथ्यात्मक चीजें हैं, जो सीधी सपाट चीजें। आपके पास कॉन्सेप्ट वाले हैं। अब दोनों, वो 100 प्रश्न कर रहे हैं, आप 50 प्रश्न कर रहे हो। उन प्रश्नों को करने करने में जो दिमाग खर्च होगा वो 100 प्रश्न में ज्यादा खर्च होगा या 50 में ज्यादा खर्च होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि मुश्किल 50 प्रश्न ज्यादा है, तो 50 प्रश्नों में आपके दिमाग की जो क्षमता है वो ज्यादा लगेगी, आप ज्यादा थकान महसूस करेंगे। ठीक इसी तरह से कुछ अभ्यास इस तरह के भी होते हैं कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होता है, खास तौर पर जो तकनीक से संबंधित है, युक्तियों से संबंधित है, जहां पर आप कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि आपको इसको पास देकर इस जगह जाना है, वहां पर आप जाकर ये देखेंगे, यहां से आपको ये करना है, रिएक्शन टाइम आपके पास बहुत कम है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत मुश्किल, बहुत जटिल होती हैं, जो आपको बहुत दिमाग लगाकर वहां पर करना पड़ता है। तो वो जब दिमाग का आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा थकान महसूस करते हैं, ज्यादा थकान महसूस करते हैं आप। हमेशा आपका दिमाग जो है, न केवल शरीर चलना चाहिए बल्कि आपका दिमाग भी उतना ही शार्प वहां पर रहना चाहिए। इसके लिए हो सकता है भी आप कठिन परिस्थितियों के अंदर खेल भी रहे हैं, इसके अलावा आप वहां पर दिमाग भी लगा रहे हैं किस तरह से आपको चीजों को निपटना है। इसके अलावा खिलाड़ी अगर आपको स्लेज कर रहे हैं, खिलाड़ी, विपक्षी खिलाड़ी आपको कुछ बोल रहे हैं तो उसको भी आपने सहना है। दर्शक अगर थोड़े एग्रेसिव हैं तो उसको भी आपने सहन करना है। तो बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। उन परिस्थितियों के अंदर जब आप खेलते हैं तो आप ज्यादा थकान महसूस करते हैं, क्योंकि वहां पर जो भी परिस्थितियां, आप लड़ अलग अलग फ्रंट्स पे रहे हैं कि आपसे जो क्षमता चाही जा रही है वो क्षमता बहुत ज्यादा है। तो जहां पर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट की बात हो रही है तो कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं, कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं, कुछ ट्रेनिंग सेशन ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको बहुत सारा दिमाग खर्च करना पड़ता है अभ्यास को करने के लिए। और जब आप ऐसे अभ्यास करते हैं तो फिर उस समय आप ज्यादा थकते हैं, या फिर जाहिर सी बात है कि फिर ट्रेनिंग इंटेंसिटी अपने आप ज्यादा हो जाती है। राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, ये तीनों ग्रेड का एक ही जैसा पैटर्न चलता है। और पहले प्रश्न पत्र के अंदर 100 प्रश्न होते हैं और दूसरे के अंदर 130 होते हैं। तो लगभग 230 प्रश्न आपको 2 पारियों में करने पड़ते हैं। और उनके अंदर भी आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 50 से 60% प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आसान स्तर के होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, कि अगर आपने 4-5 महीने पढ़ा है तो आप वो प्रश्न हल कर सकते हैं 60% के आसपास वाले। सेकंड पेपर के अंदर और फर्स्ट पेपर के अंदर आप मान सकते हैं कि 40% ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो 4 महीने 5 महीने ईमानदारी से पढ़ने के बाद हल हो जाते हैं। पिछले वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर जब मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, इसी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट से संबंध रखता है ये। वहां पर 2 प्रश्न पत्र थे, दोनों के अंदर 150 प्रश्न थे, यानी कि पहले प्रश्न पत्र में भी 150 और दूसरे में भी 150। 2 पारियों के अंदर एग्जाम हुआ था और दोनों के अंदर 150 यानी कि 300 क्वेश्चन आपने करने थे। और वो 300 प्रश्न, पहला जो प्रश्न पत्र था वो भी खूब मुश्किल था और दूसरा प्रश्न पत्र भी खूब मुश्किल था। तो जब वो पेपर खत्म हुए दोनों, तो खत्म होने के बाद लगभग बच्चों के सर दर्द हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम था और उसके अंदर आपको वो 150 प्रश्नों पर बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ काम करना, दिमाग की वहां पर बहुत ज्यादा खपत हो रही थी। तो इसलिए लगभग जो बच्चे हैं जो एग्जाम देकर निकले हैं वहां से, उनके सर दर्द हो रहे थे। बहुत मुश्किल प्रश्न पत्र आता है तो आप देखते हैं कि आपका सर दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे अब जो क्षमता चाहिए जा रही है, मानसिक क्षमता, जो कंसंट्रेशन चाहिए जा रही है, जो आपकी मेमोरी को टेस्ट वहां पर किया जा रहा है, जो आपके डिसीजन मेकिंग को टेस्ट वहां पर किया जा रहा है, वो बहुत मुश्किल है। और इसी तरह के अभ्यास भी होते हैं कि जहां पर आपको दिमाग बहुत खर्च करना पड़ता है। जब दिमाग अधिक खर्च करना पड़ेगा तो आप ज्यादा थकते हैं, ज्यादा थकते हैं तो ट्रेनिंग लोड आपके ऊपर ज्यादा है, तो फिर आपके वॉल्यूम को कम करना पड़ता है, डेंसिटी को कम करना पड़ता है, या फिर इंटेंसिटी को कम करना पड़ता है। ये बात मैं यहां पर कहने की प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर अभी हमने 4 या 5 चीजों को समझा है, उसी को ग्राफिकल या फिर आप कह सकते हैं कि बॉक्स के जरिए यहां पर थोड़ा और आसान करने का प्रयास मैं यहां पर कर रहा हूं। अन्य वर्गीकरण थोड़ा छोटा यहां पर बॉक्स के अंदर दिया गया है। जैसे एक यहां पर क्वालिटी से संबंध रखता है या फिर गुणवत्ता से संबंध रखता है कि कार्य हो किस स्तर का रहा है, कैसी क्वालिटी का कार्य यहां पर हो रहा है, या फिर जिसको आप तीव्रता भी बोल सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ क्वालिटी और यहां पर लिखा है क्वांटिटी, संख्या। यहां पर ये समय से और आयतन से कि कितना कार्य कर रहे हैं, ये कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, ये है कैसा कार्य है, और ये कितना कार्य है। ये संबंध रखता है कितना कार्य आप कर रहे हैं। तीव्रता के अंदर क्या आएगा? पहला आएगा गति तीव्रता, मूवमेंट इंटेंसिटी, कि
किस इंटेंसिटी के साथ आप गतिविधि कर रहे हैं, सेम कार्य ट्रेनिंग किस गति के साथ किस गति के साथ किए जा रहे हैं, किस दर के साथ किए जा रहे हैं, कैसा मूवमेंट हो रहा है, किस गुणवत्ता के साथ किए जा रहे हैं। ये बात यहाँ पर किस गति या फिर चाल के साथ की जा रही है। यहाँ पर गति का मतलब जो आप इसको करेक्शन करके लिख लीजिए, यहाँ पर गति का संबंध किससे है, चाल से है। किस चाल या फिर किस दर से किए जा रहे हैं। गति का मतलब क्या है, किस दर या चाल से किए जा रहे हैं, यानी कि किस स्पीड के अंदर कितने क्वालिटी के साथ किए जा रहे हैं। दूसरा है भार घनत्व, लोड डेंसिटी, एक व्यायाम के बाद कितने समय तक आराम करने दिया जा रहा है अगले व्यायाम तक। बहुत सिंपल भाषा के अंदर लिखा है, यानी कि डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी यहाँ पर अगर ज्यादा है तो अपने आप व्यायाम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, यानी कि आराम आपको कम मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर गति काल की, मूवमेंट की ड्यूरेशन, आयतन, कार्य ट्रेनिंग को पूरा करने में लगने वाला समय, जैसे 1 घंटा दौड़ कि 1 घंटे तक आप लगातार दौड़े हैं, यहाँ पर समय की बात होती है। फिर आवृत्ति कि एक ट्रेनिंग सेशन के बाद दूसरा ट्रेनिंग सेशन कितनी देर के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कितना कार्य कर रहे हैं आप, और यहाँ पर आप कार्य किस गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि जो हम जितनी भी चीजें हम पढ़ के आए हैं उनको प्रेजेंट करने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, प्रशिक्षण भार के सिद्धांत या फिर ट्रेनिंग लोड के सिद्धांत क्या क्या है। जब ट्रेनिंग लोड आप बना रहे हैं या फिर आप खिलाड़ी को ट्रेनिंग करवा रहे हैं और आप ट्रेनिंग लोड के बारे में, ट्रेनिंग लोड को मैनेज कर रहे हैं, तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फिर कौन कौन सी वो सिद्धांत है जो आपके दिमाग में होने चाहिए। इन सिद्धांतों के अंदर पहली जो बात है लगातारता व आवृत्ति का सिद्धांत, कि जो भी आप गतिविधियां करवाएं वो कंटिन्यूअस हो, वो लगातार हो। उनके अंदर ऐसा नहीं हो कि आप पहले 2 दिन आपने अभ्यास करवाया फिर 2 दिन छुट्टी रख दी। अभ्यास लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, तभी आपको अच्छे प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। आवृत्ति का सिद्धांत है कि आप चीजों को रिपीट करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे या फिर अच्छी फ्रीक्वेंसी के अंदर रखेंगे। फ्रीक्वेंसी भी उनकी अच्छी होनी चाहिए और वो निरंतरता के साथ भी होने चाहिए। फिर ऑप्टिमम लोडिंग, इष्टतम भार, सबसे मुश्किल काम यही है कोच के लिए कि वो कितना भार है जो इष्टतम है, ऑप्टिमम है। ये ऑप्टिमम भार आप खिलाड़ी के लेवल को देखकर पता लगाते हैं कि खिलाड़ी का लेवल कितना है, और उस लेवल के हिसाब से आप उसको अभ्यास करवाते हैं। अगर मान लो कि खिलाड़ी का लेवल ये है, इस स्तर का खिलाड़ी है, तो अगर आप उसको ये अभ्यास करवाएंगे तो वो इसकी क्षमता को क्या कर देगा, नीचे ले आएगा। आपको इसको अभ्यास जो करवाना है वो ये करवाना है ताकि इसकी क्षमता यहां से यहां आए। लेकिन अगर आप इसको अभ्यास ये करवाएंगे, इतनी मुश्किल का अभ्यास करवाएं, तो ये इस खिलाड़ी को क्या कर देगा, चोटिल कर देगा। तो इसके 2 कारण हैं इष्टतम लोड को पता लगाने के लिए। पहले तो आप खिलाड़ी के लेवल को पता लगाएं, उसके बाद आप इसके लिए क्या ऑप्टिमम लोड का पता लगाएं कि वो कितना कार्य होगा जो खिलाड़ी कर सकता है, जिससे वहां पर अच्छे प्रभाव आ सकते हैं। ये दोनों बातें आपने देखनी है। भार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कि आप ट्रेनिंग लोड देंगे, खिलाड़ी से कार्य करवाएंगे, कार्य करवाने के बाद आप उसको रिकवरी का टाइम भी देंगे। क्षतिपूर्ति यानी कि रिकवरी, आप उसको रिकवरी का टाइम भी देंगे। रिकवरी क्या है कि आपने खिलाड़ी को अभ्यास करवाया, अभ्यास करवाने के बाद आराम भी तो करने दो आप उसको, ताकि उसका शरीर जो आपने अभ्यास करवाया उसका सुपर कंपनसेशन कर सके, उसमें समायोजन कर सके। अगर आपने रिकवरी का टाइम नहीं दिया, आपने मान लो कि खिलाड़ी को अभ्यास करवाया, अभ्यास करवाने के बाद खिलाड़ी की क्षमता एक बार नीचे आएगी, नीचे आने के बाद आपने बहुत जल्दी वापस क्षमता ऊपर आई, उससे पहले ही आपने अभ्यास करवा दिया, तो क्षमता यहां आएगी फिर नीचे चली जाएगी। इस तरह से खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होता जाएगा, वो नीचे की तरफ चलता जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसा आप लोड देंगे, आमतौर पर आप देखते हैं क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी रखी जाती है, तो उससे पहले शनिवार को आपको ज्यादा कार्य करवाया जाता है, क्योंकि आपके पास छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन आप रिकवर अच्छे से कर पाए, इसलिए आपको शनिवार को ज्यादा कार्य करवाया जाता है। या ऐसा देखा जाता है कि हफ्ते के शुरुआती दिनों में ज्यादा कार्य करवाया जाता है और फिर धीरे धीरे उसको लोड को कम कर दिया जाता है, ताकि शरीर जो है वो थोड़ा सा वहां पर अंडर प्रेशर आ चुका है, फिर धीरे धीरे उस प्रभाव को कम किया जाता है और संडे को आपको रिकवर करने के बाद मंडे को दोबारा लोड देना शुरू कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग कोचिंग की तकनीक है कि कैसा कोच वहां पर अपने खिलाड़ी के संबंध में सोचते हैं कि इसको कितना लोड दिया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान आपने ये रखना है, सिद्धांत ये है कि आप जितना उसको भार देंगे उतना आप उसको रिकवरी का टाइम भी देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसको मैराथन दौड़वाई, मैराथन दौड़वाने अगले दिन आप बोले कि दोबारा ट्रेनिंग पर आ जा,
अब मैराथन दौड़ी है, किसी खिलाड़ी ने 41 किलोमीटर दौड़ा है, तो उसको रिकवरी का टाइम भी उतना ही दिया जाएगा। एक खिलाड़ी 3 किलोमीटर दौड़ा और एक 40 किलोमीटर दौड़ा, दोनों का रिकवरी का टाइम अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? कार्य जैसा उन्होंने किया है वैसा ही उनको समय भी चाहिए रिकवर करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए। लोड स्पेसिफिसिटी, भार की विशिष्टता का सिद्धांत, यह बात भी आपने ध्यान रखनी है। क्या यहां पर बोला जा रहा है? भार की विशिष्टता के अंदर क्या बात बोली जा रही है कि आप किसी खिलाड़ी को, भार का मतलब यहां पे ट्रेनिंग लोड है, यार कैसा कार्य करवाएंगे आप उसको, किसी खिलाड़ी को कैसा कार्य करवाया जाएगा, ये स्पेसिफिक है। जैसे मान लो मुझे फुटबॉल के लिए ट्रेनिंग करनी है, मुझे फुटबॉल का खिलाड़ी बनना है। फुटबॉल के खिलाड़ी को चाहिए क्या? एंडोरेंस चाहिए या स्ट्रेंथ एंडोरेंस चाहिए। इसके अलावा फुटबॉल के खिलाड़ी को एजिलिटी चाहिए, फुटबॉल के खिलाड़ी को स्पीड चाहिए, उसको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, नॉर्मल मस्कुलर स्ट्रेंथ, और उसके अलावा विस्फोटक शक्ति चाहिए। इतनी चीज चाहिए। अब मुझे चीज ये चाहिए और मैं जिम के अंदर जाता हूं और मैं भार उठाता हूं खूब सारा, यानी कि मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ट्रेनिंग लोड कैसा ले रहा हूं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ का ले रहा हूं। या फिर एक 100 मीटर का खिलाड़ी है, या फिर एक, अब कह लो कि एक शॉर्टपुट का खिलाड़ी है। शॉर्टपुट के खिलाड़ी को मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए, और उसको आप स्प्रिंटिंग करवा रहे हैं, या फिर आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करवा रहे हैं, 20 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं। तो शॉर्टपुट के खिलाड़ी के लिए 20 किलोमीटर दौड़ना, 15 किलोमीटर दौड़ना कोई भी काम की चीज नहीं है। तो आप उसको जैसा अभ्यास करवाएंगे, कैसा, जो चीजें आपको उत्पन्न करनी है या फिर जैसा प्रभाव आपको चाहिए, उसी के हिसाब से आप उसको अभ्यास भी करवाएंगे। इसको कहते हैं कि लोड की स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। जैसा आपको प्रभाव चाहिए ना, वैसा ही कार्य आप उसके साथ उसको करवाइए। जैसा आप कार्य करवाएंगे वैसा ही प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? कि लोड स्पेसिफिसिटी कहा जाता है, कि भार की विशिष्टता का सिद्धांत। जैसे प्रभाव आपको चाहिए, आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पीटीए की किताब पढ़िए। आप अगर दूसरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आप दूसरे सिलेबस की तैयारी होगी, पीटीए की तैयारी नहीं होगी। ये बात स्पोर्ट्स के अंदर भी लागू होती है कि आप जो अभ्यास करेंगे वैसा आपका शरीर डेवलप हो जाएगा। भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, और जब आप खिलाड़ी को लोड दें, खिलाड़ी को कार्य करवाएं, तो उसके अंदर प्रगतिशीलता होनी चाहिए। प्रोग्रेसिवनेस वहां पर होना चाहिए। यानी कि पहले ही दिन आप उसको बहुत सारा कार्य नहीं करवाएंगे, आप धीरे धीरे उसके कार्य को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जैसे उसकी क्षमता में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ये बात यहां पर। और इसके अलावा जितने भी आपने प्रशिक्षण के या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत पढ़े हैं, वो सारे के सारे सिद्धांत भी यहां पर इंक्लूड हो सकते हैं। कि वार्म अप करवाना है, ये करना है, वो करना है, वो सारे के सारे यहां भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसके बाद भार के प्रकार, ट्रेनिंग लोड कितने प्रकार के हो सकते हैं? भार के प्रकार में पहले आंतरिक भार, प्रशिक्षण या फिर प्रतियोगिता का जो प्रभाव खिलाड़ी पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक भार कहते हैं। यह शरीर का भार के प्रति शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। दो तरह के भार है। पहला तो आउटर है, जो आपके ऊपर थोपा जाएगा ट्रेनिंग के माध्यम से। आप ग्राउंड के अंदर रनिंग कर रहे हैं, आप वेट उठा रहे हैं, आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, आप खिंचाव व्यायाम कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं, आप पासिंग कर रहे हैं। ये सारे के सारे तो आउटर लोड है, यानी कि बाहर से आपको थोपे जा रहे हैं, और उनका जो प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ रहा है वो आंतरिक भार है। तो बाह्य भार कौन सा है? कि जो ट्रेनिंग आप करते हैं वो बाह्य भार है। और जो आप उस भार का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है, जैसे पसीना आना, थकान हो जाना, स्ट्रेस आ जाना, दर्द आ जाना, वो सारे के सारे आंतरिक भार है। प्रशिक्षण या प्रतियोगिता का जो प्रभाव खिलाड़ी पर पड़ता है, यह शरीर का भार के प्रति शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है। यह ध्यान रखना, यह शरीर का भार के प्रति शारीरिक तथा मानसिक प्रतिक्रिया है। जैसे पसीना आना, थकान होना, ध्यान भटकना। अब जब खेलना शुरू करते हैं तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ खेलते हैं। जब थक जाते हैं कई देर खेलने के बाद, उसके बाद आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। समन्वय बिगड़ना। आप इस चीज को नोट करना, खासतौर पर वनडे क्रिकेट के अंदर आप देखना, वनडे के अंदर कोई बल्लेबाज है जो ओपनिंग आया है, और अगर वो 85 ओवर तक खेलता है और उसने 150 बॉल के आसपास बॉल खेल ली है, तो आप देखते हैं कि अंतिम की जो कुछ बॉल है, थक जाने के बाद बॉल फेंकी जा रही है और वो उसको हिट करने का प्रयास कर रहा है, हिट कर रहा है तो बॉल मिस हो जा रही है, हिट कर रहा है तो टाइमिंग सही नहीं आ रही है, हिट कर रहा है तो पूरा बल लगाकर उसको बाउंड्री के बाहर नहीं भेजा जा रहा है। तो वो प्रभाव जो पड़ रहे हैं, जो समन्वय बिगड़ चुका है, जो ध्यान भटक रहा है, वो सारा का सारा किसकी वजह? थकान की वजह से है। जो आपने कार्य कर लिया उसके बाद जो प्रभाव आपके ऊपर पड़े हैं वो है ये सारे के सारे। जब आप रिकवरी कर लेते हो इन सब से छुटकारा भी मिल जाता है आपको। क्रिया की गुणवत्ता में गिरावट देखना,
और थक जाने के बाद क्रिया की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसके अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिलती है। बाह्य भार, बाह्य भार आउटर लोड, एक खिलाड़ी द्वारा की गई ट्रेनिंग को बाह्य भार कहा जाता है। इसके घटक कौन कौन से हैं? व्यायाम की गुणवत्ता है, व्यायाम का प्रकार है, तीव्रता है, घनत्व है, आयतन है, आवृत्ति आदि होते हैं। ये बात हम सारी की सारी पढ़कर आ चुके हैं। जो भी हम पढ़े हैं, जो बाह्य कारक है जिनसे ट्रेनिंग लोड प्रभावित होता है, वो बाह्य भार है। आंतरिक भार कौन से होंगे? उनका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर क्या पड़ रहा है, वो आंतरिक भार के रूप में जाने जाते हैं। अंतिम स्लाइड के रूप में अब जो भी चीजें हमने पढ़ी है उन सबको मैं एक बार यहां पर समराइज कर रहा हूं, एक बार यहां पर पुनः समराइज यहां पर मैं करने वाला हूं। देखिए भाई, इसको ट्रेनिंग लोड या फिर भार प्रशिक्षण, भार की बात कर रहे हैं। भार में एक बाह्य है आउटर और एक है आंतरिक। बाह्य के अंदर कौन से हो जाएंगे? क्वालिटी ऑफ मूवमेंट यानी कि गतिविधि या फिर क्रिया की गुणवत्ता, क्रिया की गुणवत्ता। फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी आप अभ्यास करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लोड, यहां पर तीव्रता की बात हो रही है और यहां पर बात हो रही है आयतन की। तीव्रता के अंदर इंटेंसिटी आ जाएगा और डेंसिटी, यहां पर तीव्रता आ जाएगी और यहां पर घनत्व आ जाएगा। यहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलेट्स यानी कि अवधि आ जाएगा, कितनी अवधि तक आपने व्यायाम किया, और यहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, आवृत्ति आ जाएगा। यहां पर जैसे अवधि आ जाएगा, कुल कार्य किया कितना किया है, और यहां पर आ जाएगा आवृत्ति। तो बाह्य के अंदर तो वो सारे के सारे घटक आ रहे हैं जो ट्रेनिंग लोड को प्रभावित करते हैं। इनर लोड के अंदर व्हाइट स्क्रीन की वजह से, क्योंकि ब्लैक बोर्ड की भी ब्राइटनेस है ना, उसकी वजह से थोड़ा लग रहा है। इनर लोड के अंदर सिम्टम्स, इनर लोड के अंदर सिम्टम्स, यहां पर क्या क्या होंगे? जो आपने यहां पर कार्य किया उसके जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? स्वेटिंग होगा, पसीना आना होगा, कलर ऑफ स्किन, चेहरा जो है वो लाल हो जाएगा, फटीग, जो थकान जो आपको नजर आ रही है, कंधे जो है आपके ड्रॉप हो जाएंगे, या फिर आप बॉल के पीछे उतना जोश के साथ नहीं भागोगे। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, जो गतिविधियों की गुणवत्ता है वो गिरना शुरू हो जाएगी। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका ध्यान जो है वो यहां वहां भटकना शुरू हो जाएगा। और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिगड़ना। ये सारे के सारे आंतरिक भार के अंदर गिने जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या क्या अध्ययन किया है पूरी क्लास के अंदर, वो एक बार थोड़ा देख लीजिए भाई। क्या क्या अध्ययन किया हमने? भार के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और भार को हमने दो भाग में बांटा, एक आंतरिक और एक बाह्य, और एक बाह्य। और इसको हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं, और अन्य नाम क्या है? ट्रेनिंग लोड को, ट्रेनिंग लोड को प्रभावित करने वाले कारक। ट्रेनिंग लोड को प्रभावित करने वाले कारक के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं। इसको हम आंतरिक भार को हम क्या लिख सकते हैं? बाह्य भार के प्रभाव के रूप में भी आप इसको, प्रभाव जो शरीर व मस्तिष्क पर पड़ते हैं। इन दोनों के रूप में हम जानते हैं। और यहां पर कौन कौन से कारक आएंगे उनको आपने देखना है। यहां पर कौन कौन से कारक आएंगे भाई? तीव्रता, आयतन, घनत्व, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, और फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। ये आपका यहां पर समराइज होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई हैं। चलिए भाई, ये इतनी चीज हमने 2 दिन में पढ़ी है।
अब समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अन्यथा आप इसको एक बार दो बार रिवीजन आप करेंगे तो फिर आपको चीजें ज्यादा बढ़िया समझ में आएंगी। तो थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं भाई। बताइए कोई डाउट है आपके तो। दोनों क्लास में जो चीजें बताई गई हैं आपको वो समझ में आ गई हैं तो आप बताइए। कोई डाउट है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं सारी की सारी, इनको आपने इग्नोर नहीं करना है, रटना नहीं है, इनको सिर्फ समझना है आपने। यूनिट नंबर 6 के अंदर समझने पे ज्यादा विश्वास आपने रखना है। चलिए, सभी विद्यार्थियों का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अध्ययन करते रहिए। यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 6 खत्म होने के बाद अभी शुरू करेंगे हम, इसके बाद ही। अब इस हफ्ते ये लगभग यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगले हफ्ते हम दूसरी यूनिट शुरू कर देंगे। क्या यूट्यूब पे लाइव करवाएं तो कोई दिक्कत है आपको? जैसे यहाँ पर हम लाइव आते हैं तो अगर यूनिट नंबर 2 यूट्यूब पे करवा दें सारी तो क्या कोई प्रॉब्लम है? बताइए भाई। यूट्यूब पे लाइव आए, कोई दूसरे विद्यार्थी भी जुड़ जाएं हमारे साथ। यूनिट नंबर 2 को अगर यूट्यूब पे लाइव करवाया जाए यहाँ पे लाइव की बजाय, तो क्या आपकी सहमति है उसमें? टाइम सूचना कर देंगे आपको ना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जुड़े हो आप सभी? शाम का ही रहेगा वहां पर, जल्दबाजी नहीं होगी वहां पर ना। शाम का लगभग 6 बजे 7 बजे के आसपास रहेगा वहां टाइम भी। कुछ हमें भी प्रमोशन करने दो भाई। चलिए, लाइव सेशन में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से साथ बने रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।